भारतीय जनता पार्टी के लीडर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा कल देर रात गुरुग्राम में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद हुए रिहा। बीजेपी ने इसे बताया सच्चाई, जमहूरियत और इंसाफ की जीत। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन की बिगड़ती सूरत हाल पर जाहिर की गहरी तशवीश। तशद्दुद और दुश्मनी को फौरी तौर पर ख़त्म करने के अपने अज़्म को एक बार फिर से दोहराया। यूएन में भारत के मुस्तकिल मिशन के कौंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि भारत ने की बोचा में शहरियों के कत्ल की मजम्मत। श्रीलंका में शदीद इक़्तिसादी बहरान के सबब एक बार फिर से सदर गोटाबाया राजपक्षे ने आधी रात से इमरजेंसी का किया ऐलान। कोलंबो में एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे लोगों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। ब्राजील में चल रहे डीफ ओलंपिक्स में भारत ने जीता तीसरा सोने का तमगा। निशानेबाजी में 17 साल के अभिनव देशवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में लगाया सोने पर निशाना और अभिनव ने फाइनल में शूट ऑफ में हासिल की जीत। क्ले कोर्ट के लेजेंड खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल मैड्रिड ओपन के क्वार्टर फाइनल में हुए उलटफेर का शिकार। स्पेन के ही कार्लोस एल्कराज ने दिलचस्प मुकाबले में नडाल को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने टॉप पर चल रही गुजरात टाइटंस को 5 रन से दी शिकस्त। टूर्नामेंट में ये मुंबई की है दूसरी जीत। वहीं इस बार के बाद गुजरात को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए करना होगा मजीद इंतजार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। कल दिन भर की जद्दोजहद के बाद बिलाखिर बीजेपी लीडर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा देर रात दिल्ली में अपने घर पहुंच गए। इससे पहले रात को ही बग्गा को गुरुग्राम की द्वारका कोर्ट में मजिस्ट्रेट के घर पेश किया गया था। मजिस्ट्रेट से राहत और रिहाई के बाद बग्गा हामियों के साथ अपने घर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बग्गा ने कहा कि केजरीवाल पुलिस के जोर पर किसी को नहीं डरा सकते। अगर अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि धमकियों से, एफआईआर से हमें डरा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को झुका सकते हैं, तो उनको कहना चाहते हैं हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आप एक एफआईआर नहीं 100 एफआईआर करो। हम उस समुदाय से, उस धर्म से आते हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए बलिदान दिया। आपकी पुलिस मुझे धमकी देती है कि कश्मीर फिल्म के ऊपर जिन्होंने बयान दिया, अगर आप उसमें बात करना बंद कर देंगे तो आपके ऊपर केस वापस ले लिए जाएंगे। जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी पे मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपने कहा था कि जब पंजाब में सरकार आएगी तो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर सलाखों में डाला जाएगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने उन पुलिसकर्मियों ने बनाया, उन पुलिसकर्मियों को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और उनके डिप्टी सीएम या असिस्टेंट सीएम जिनको कहा जाए, भगवंत मान ने उन लोगों को प्रमोशन दे दी। और बग्गा के घर पहुंचने पर दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने कहा कि ये सच्चाई, जमहूरियत और इंसाफ की जीत है। बीजेपी कारकुनान इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी से नहीं डरते, हम जुल्म के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। आज बग्गा की, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की घर वापसी हुई है। लोकतंत्र की जीत हुई है, न्याय और सच्चाई की जीत हुई है और उस अहंकार की हार हुई है जो केजरीवाल ने पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया था। और सुबह जिस तरह से उन्होंने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने का वक्त दिया था, उनके पिताजी को के मुंह में कपड़ा ठूंसा था, उनके साथ मारपीट की थी। और अगर केजरीवाल को लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछकर कोई गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को सजा नहीं दिलाई, अगर पंजाब के अंदर जो किसानों को मुआवजा नहीं मिला उसकी बात अगर उठाई, कश्मीरी पंडितों की अपमान पर माफी मांगने की बात कही,
तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, बीजेपी का हर कार्यकर्ता ऐसा गुनाह करता था, करता है और करता रहेगा। हम किसी भी डर धमकियों से, नोटिस से डरने वाले नहीं है। ये लड़ाई सड़क से लेकर हम संघर्ष करेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज राजधानी दिल्ली में उत्कर्ष महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आज से 3 रोज़ा उत्कर्ष महोत्सव का इनेकाद कर रही है। इसका मकसद मुल्क भर में और इससे बाहर संस्कृत जबान को फ़रोग़ देना है। इस प्रोग्राम का एहतमाम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के इश्तराक से किया है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी ने नई दिल्ली में सहाफ़ियों को बताया कि इस प्रोग्राम में 17 संस्कृत यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, मुमताज़ दानिशवरान और तलबा शिरकत करेंगे। मुल्क में अब तक 189 करोड़ 98 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि कल 15,44,000 से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। वजारत के मुताबिक 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को 3 करोड़ 94 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। सेहत एहलकार, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद समेत कुछ खुसूसी मुस्तफ़िदीन को 2 करोड़ 93 लाख से ज़्यादा एहतियाती खुराकें दी गई हैं। और भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने एक बार फिर से यूक्रेन में तशद्दुद और दुश्मनी को फौरी तौर पर ख़त्म करने के अपने मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि इसे यूक्रेन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन के कौंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि भारत बोचा में शहरियों के कत्ल की शदीद मजम्मत करता है और आज़ादाना तहक़ीक़ात के उसके मुतालबे की हिमायत करता है। Continue to remain deeply concerned at the worsening situation in Ukraine and reiterate call for immediate cessation of violence and end to hostilities. We believe that there will be no winning side in this conflict, and while everyone impacted by it will continue to suffer, diplomacy will be a lasting casualty. We agree that the immediate priority is evacuation of civilians from areas witnessing intense fighting. We appreciate the efforts of the United Nations in evacuating civilian population from Mariupol. और LIC का IPO आज और कल भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। NSE ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि LIC के IPO के लिए बोली का प्लेटफॉर्म 4 मई से 9 मई तक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा, जिसमें 7 और 8 मई में हफ्ता और इतवार के दिन भी शामिल हैं। सरमायाकारों को शेयर 12 मई को अलॉट किए जाएंगे और ये 16 मई तक सरमायाकारों के डीमेट अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। LIC के इस IPO की 17 मई को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को 5 हफ्तों में दूसरी मरतबा वसीतर इख्तराजात देते हुए आज निस्फ शब से इमरजेंसी का ऐलान किया है। सदर के एक तर्जुमान ने कहा है कि उन्होंने मुल्क में संगीन बहरान के पेश नज़र ट्रेड यूनियनों के जरिए उनके इस्तीफे का मुतालबे से मुताल्लिक जुम्मे को मुल्क गिर सतह पर हड़ताल करने के बाद अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए मजीद सख्त कवानीन की नाफिज करने पर पुरजोर अपील की। और इससे पहले श्रीलंका की पार्लियामान में हमला करने की कोशिश कर रहे तलबा पर पुलिस ने फिर से आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें की। काबिल जिक्र है कि मुल्क में सदर के इस्तीफे के मुतालबे से मुतालिक ट्रेड यूनियनों की हड़ताल की वजह से मुल्क ठप हो गया है। और क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना के एक होटल में जोरदार धमाके के नतीजे में कम से कम 12 अफराद हलाक और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए हैं। धमाके की वजह से गैस का अखराज बताया जा रहा है। इतलात के मुताबिक ये धमाका उस वक्त हुआ कि जब एक लग्जरी होटल में तामीरी काम जारी था। धमाका इतना शदीद था कि चारों तरफ धुआं फैल गया और लोगों में अफरा तफरी फैल गई।
धमाके से करीबी इमारतें भी मुतासिर हुई हैं। रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। क्यूबा के सदर मिगुएल गुडिरा कैनल ने इस हादसे के बाद ट्वीट करते हुए इंतहाई रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि यह हमला नहीं है और ना ही ये किसी किस्म का बम धमाका है। ये गैस के अखराज की वजह से हुआ है और ये एक अफसोसनाक हादसा है। और खेल की खबरों की बात करें तो ब्राजील में जारी डीफ ओलंपिक्स में भारतीयों के जो खिलाड़ी हैं उनकी शानदार कारकर्दगी देखने को मिल रही है। शूटिंग में 14 साल अभिनव देशवाल गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे हैं। अभिनव ने ये गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में जीता है। अभिनव ने फाइनल में शूट ऑफ में जीत हासिल की। अभिनव ने फाइनल में 234.2 का स्कोर किया। इस मुकाबले में भारत का ये तीसरा तलाई तमगा है और इससे कबल बैडमिंटन के टीम यूनिट में और शूटिंग में धनुष श्रीकांत ने गोल्ड मेडल जीता था। और तीसरी सीड याफ्ता स्पेन के राफेल नडाल मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद मुकाबले से बाहर हो गए हैं। नडाल को स्पेन के ही नौजवान खिलाड़ी कार्लोस एल्कराज ने शिकस्त दी है। ये मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कार्लोस ने क्ले कोर्ट के लेजेंड नडाल के खिलाफ शुरू से ही शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए पहला सेट 6-2 से जीत लिया। हालांकि दूसरे सेट में नडाल ने जबरदस्त वापसी की और सिर्फ एक गेम हारने के बाद 1-6 से सेट जीतकर मैच बराबर कर दिया। तीसरी और फैसला कुन सेट में अल्कराज ने दोबारा नडाल की सर्विस को तोड़ा और ये सेट 6-3 से जीतकर मैच 6-2, 1-6 और 3-6 से जीतकर आखिरी 4 में दाखिल हो गए। और सेमीफाइनल में कार्लोस का मुकाबला आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। और जुमे को इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने आखिरी ओवर में डैनियल सैमसन की शानदार गेंदबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस को 5 रन से शिकस्त देती है। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात को जीत के लिए 178 रन के हदफ दिया था और जवाब में गुजरात की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन ही बना सकी। गुजरात टाइटंस को आखिरी ओवर में जीत के लिए 9 रन दरकार थे। डैनियल ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। गुजरात की जानिब से रिद्धिमान साहा ने 55 और ऋषभमन गिल ने 52 रन बनाए और इससे कबल मुंबई ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 177 रन बनाए। मुंबई की जानिब से ईशान किशन ने 45, रोहित शर्मा ने 43 और टन डेविड ने नॉट आउट 44 रन बनाए। टूर्नामेंट में मुंबई की ये दूसरी जीत है। वहीं इस शिकस्त के बाद टॉप पर चल रही गुजरात को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। और आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। राजस्थान इस मैच में जीत की राह पर वापस आने की कोशिश करेगा और गुज़िश्ता 2 मैचों में उसे कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पिछले मैच में टॉप पर चल रही गुजरात पर 8 विकेट से जीत दर्ज की थी और ऐसे में मयंक अग्रवाल की क़यादत वाली टीम प्ले ऑफ की अपनी उम्मीद को बरकरार रखने के लिए अपनी जीत की मुहिम जारी रखना चाहेगी। और राजस्थान उस वक्त पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है और इसका क्रेडिट जॉस बटलर को जाता है, जिन्होंने मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज़्यादा 588 रन बनाए हैं। और दिन के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। लखनऊ ने कप्तान केएल राहुल की बल्लेबाजी की बदौलत 10 में से 7 मैच जीते हैं और 14 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में वो दूसरे नंबर पर है। जहां लखनऊ की टीम प्लेऑफ में जगह बनाने के करीब है तो वहीं केकेआर को अपनी उम्मीद को जिंदा रखने हैं तो उसे किसी भी कीमत पर यह मैच जीतना ही होगा। और बहुत से फनकार ऐसे हैं जो अंडे के छिलके, नारियल के छिलके और शीशे और चावल की तरह सतह पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं। लेकिन आज हम आपको केरला के एक ऐसे फनकार से मिलवा रहे हैं जो अंडों के छिलकों के अंदर अपनी पेंटिंग से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। इस आर्टिस्ट के पास और भी कई हुनर हैं जिसके दम पर वो अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराना चाहते हैं।
ये है केरल के त्रिशूर जिले में वडक्कनचेरी गांव के रहने वाले सूरज। सूरज के जरिए अंडे के छिलके के अंदर की गई खूबसूरत पेंटिंग्स हर किसी को हैरत में डाल रही है। सूरज को बचपन से ही कुछ अलग करने का बड़ा शौक था। एक बार उन्होंने सुना कि किसी ने सरसों के एक दाने के 200 टुकड़े कर दिए। इनसे रहा ना गया। आखिरकार इन्होंने भी एक सरसों के दाने के 714 टुकड़े करके अलग रिकॉर्ड कायम किया। इसी तरह बचपन से ही उन्हें अंडे के छिलकों के अंदर पेंटिंग्स का शौक किताबों में पढ़कर पैदा हुआ। 4 साल से वो अंडे के छिलके के अंदर पेंटिंग्स बनाने में कामयाब रहे। मैंने बचपन में चिल्ड्रंस डाइजेस्ट किताब में अंडे के छिलके के अंदर चित्र बनाने के बारे में एक कहानी पढ़ी। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगी। जब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था तो मैंने ये खबर सुनी कि एक सरसों के दाने के 200 टुकड़े कर दिए गए। समाचार ने मुझे प्रभावित किया और मैं ऐसी अजीब और दिलचस्प चीज़ें करने लगा। मेरे प्रयासों की सराहना हर तरफ होने से मेरा उत्साह बढ़ गया। बाद में मैंने अंडे के छिलकों के अंदर पेंटिंग करने का फैसला किया, जिसके बारे में मैंने पहले पढ़ रखा था। मैं अपने प्रयास में कई बार असफल रहा, लेकिन धीरे धीरे मैंने कामयाबी हासिल कर ली। सूरज अंडे के छिलकों के अंदर परशुराम, सी अच्युता मेनन, येसुदास, जवाहरलाल नेहरू, चार्ली चैपलिन, जे गुआरा, लेनिन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और इन्फेंट जीसस समेत दुनिया की कई मारूफ हस्तियों की 75 से ज्यादा पेंटिंग्स बना चुके हैं। उन्हें पेंटिंग्स के लिए कैनवास, ब्रश या दीगर जदीद साजो सामान की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके साथ एक अंडे का छिलका और एक नारियल के पत्ते का टुकड़ा काफी है। वो स्टील की तीली से अंडे में 2.5 मिलीमीटर का सुराख करके उससे सयाल मादा निकाल देते हैं और फिर नारियल के पत्ते के नोकीले स्टैंड की मदद से अजीबोगरीब पेंटिंग बनाते हैं। मेरी दुआ है कि मेरा बेटा इस क्षेत्र में बड़ा नाम करे। उसके बचपन से ही मेरी यही कामना रही है। വളരെ ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उन्हें प्रसिद्धि के शिखर पर ले जाए और मैं अपने गांव वडक्कनचेरी में ऐसे कलाकारों को पाकर खुश हूँ। കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം। सूरज के इस काम की तारीफ भी हो रही है। यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम का सर्टिफिकेट, अरेबियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड समेत कई अवार्ड भी उन्हें मिल चुके हैं। अब आगे इनकी ख्वाहिश है कि 40,000 मुरब्बा मीटर के एक बड़े कैनवास पर पेंटिंग करें और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएं। केरल के त्रिशूर से एस आजेश मोहन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और दुनिया भर में बढ़ते हुए मेटेलिक स्क्रैप, ई वेस्ट, प्लास्टिक स्क्रैप को तेजी से ठिकाने लगाना एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के देवल वर्मा सनती और मेटेलिक कबाड़ का इस्तेमाल करते हुए कीमती और दिलकश चीजें बनाकर लोगों की तवज्जो मबजूल कर रहे हैं। इंदौर के देवल वर्मा ने मेटेलिक कबाड़ के इस्तेमाल से बेशकीमती और दिलचस्प चीजें बनाने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। हाल ही में उन्होंने मेटेलिक स्क्रैप से भारत का जो नक्शा बनाया था उसे खरगोन नगर पालिका खरीद कर नस्ब कर रही है। देवल ने भारत के इस नक्शे का नाम सोने की चिड़िया दिया है। नक्शे को हमने नाम दिया है सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया एक तरह से इसलिए कि अभी पहले तो भारत में सोने की चिड़िया डेफिनेटली कहा ही जाता था। उसके बाद जो इसकी आइडेंटिटी गुम हो गई है, वो अब लगता है कि फिर से अब जो इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत, तो मेरा ये मानना है कि वो आइडेंटिटी फिर से गेन की जा सकती है इस तरह से। देवल वर्मा ने 12 फीट ऊंचा हाथी भी लोहे, स्टील और दीगर धातु से बनाया, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वर्ल्ड मैप, गिटार, काइनेटिक स्कल्पचर समेत देवल इस तरह के कई आर्ट अपने मुआविन जीशान के साथ बना चुके हैं। अब तक वो 6000 किलो से ज्यादा मेटल स्क्रैप को रिसाइकिल करके उसका इस्तेमाल स्क्रैप आर्ट के लिए कर चुके हैं। दुबई, अमेरिका, इटली, सिंगापुर जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी उनके फनपारे जगह बना चुके हैं। पूरे 5 देशों में हमारे आर्टवर्क्स अभी तक उपलब्ध हैं, जिसमें से अमेरिका, दुबई, इटली है, सिंगापुर है। तो इस तरह देशों में हमारे आर्टवर्क्स हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम हार्ले डेविडसन, BMW, बार्बिक्यू नेशन, रॉयल एनफील्ड के साथ काम कर चुके हैं। देवल की स्क्रैप आर्ट की तरफ बचपन से ही दिलचस्पी थी।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने से मिली मुख्तलिफ पार्ट्स की जानकारी के साथ प्रोडक्ट डिजाइन कोर्स उनके लिए और भी मुआविन साबित हुआ। इस तरह उन्होंने इसमें ही अपना पूरा वक्त लगाने का फैसला किया। आज मुल्क में कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ मिलकर स्क्रैप आर्ट को चार चांद लगा रहे हैं। देवल का मानना है कि जिस तरह दुनिया में मेटेलिक स्क्रैप, ई वेस्ट, प्लास्टिक स्क्रैप बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए हर शख्स को अपना ताउन देना चाहिए। अगर बहुत बड़े लेवल पे भी नहीं तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी ये बनती है कि इंडिविजुअल लेवल पे वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, और ये काम जो मैं और मेरी टीम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारा ये मानना है कि ये एक हमारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है। एज अ कंपनी, एज एन आर्टिस्ट, एज अ डिज़ाइनर मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इसलिए अब हम ना ही सिर्फ मेटल स्क्रैप, हम ई वेस्ट और प्लास्टिक्स को भी रिसाइकिल करके हम उनके आर्टवर्क्स और प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। देवल वर्मा अब मेटेलिक स्क्रैप के साथ ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट से भी स्क्रैप आर्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देवल के जरिए बनाए गए स्क्रैप आर्ट दीगर फनकारों को भी इस मैदान में कुछ अनोखा करने की दावत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसकी अहम सुर्खी है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए मुनक़िदा 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। उन्होंने कहा है कि आलमी अमन, आलमी खुशहाली, आलमी चैलेंजों के हल और आलमी सप्लाई नेटवर्क को बाइख्तियार बनाने के लिए दुनिया अब हिंदुस्तान की तरफ देख रही है और बड़े एतमाद के साथ देख रही है। उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो हमने आलमी सफ़े से ली है, जहां यूक्रेन में स्टील प्लांट में फंसे शहरियों पर रूस की बमबारी की खबर यहाँ पर आई है। और इसमें आपको बता दें कि 101 अफराद को महफूज मकाम पर पहुँचाने में यूक्रेनी फ़ौज कामयाब रही है, इसके बाद जब स्टील प्लांट में यहाँ पर रूस की तरफ से बमबारी हुई। इसके अलावा जो इसमें खबर शाया हुई है, दुनिया को तबाही और नकल मकानी से निजात दिलाने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। यूक्रेन के बहरान के लामहदूद और आलमी नुकसान पर अक़वाम मुत्तहिदा ने ये इंतबाह जारी किया है। और इसके अलावा रोज़नामा इनकलाब से जो हमने ख़बरें यहाँ पर ली हैं वो आपको बता दें कि दिल्ली से एक ख़बर है। यहाँ बताया जा रहा है कि लाल किले पर रिवायती ईद मिलन का मेला जो वहाँ पर चल रहा है वो 15 मई तक जारी रहेगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव चल रहा है और उसी के तहत यहाँ दिल्ली की जो उर्दू अकेडमी है वो स्कूली तलबा और तालिबात के लिए मजमून नवेसी और पेंटिंग मुकाबलों का इनेकाद करने जा रही है। और ये मुकाबले जो हैं वो 21 और 22 मई को होंगे। इसके अलावा हमने जो खबरें यहाँ पर ली हैं, एक खबर हमने आलमी सफ़े से ली है जहाँ पर इराक़ में धूल भरी आंधी चली है और उसकी एक तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई गई है और एक हलाक हो गया है और हज़ारों अफराद जो हैं इससे मुतासिर हुए हैं। और खेल के सफ़े से भी हमने एक खबर ली है जिसमें आपको बता दें कि चीन में कोरोना के बढ़ते हुए मामले की वजह से सितंबर में होने वाले एशियाई खेल जो हैं वहाँ पर अब मुलतवी कर दिए गए हैं। तो ये थे अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।